तो स्प्लिटिंग ऑफ रसल सॉन्डर्स। काजू पांचाल माइक ऑफ करो। तो जैसे कल हमने बात की थी कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होने की वजह से स्प्लिट नहीं होते। ऐसे ही जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, इस वजह से जो भी फील्ड इस पर लगता है, एक्सटर्नल फील्ड, वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, और उस यूनिफॉर्म फील्ड होने की वजह से यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम डी की बात करें, जो डी टर्म है हमारे पास या ग्राउंड टर्म है, वो दो सेट्स में डिवाइड होती है या स्प्लिट होती है। एक तो Eg जो हायर एनर्जी की होती है, और T2G जो लोअर एनर्जी का होता है, और ये आपका जो बीच में होता है ये बैरी सेंटर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये बैरी सेंटर। तो ये E क्यों लिखा हुआ है, ये E लिखा हुआ है फॉर टेट्राहेड्रल, और Eg लिखा हुआ है फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो ऑक्टाहेड्रल के लिए है, और ये जो है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल के लिए है। ठीक है, और F जो टर्म है वो F टर्म भी स्प्लिट होती है, और F टर्म कहाँ कहाँ स्प्लिट होती है, F टर्म होती है आपकी इन तीन सेट्स में स्प्लिट, T1G, T2G और A2G। और A2, T2 और T1 ये किसके लिए हमने लिखी है, ये हमने लिखी है फॉर F। तो F टर्म जो है वो इन तीन सेट्स में डिवाइड होती है। तो इस तरह से जो S और P स्प्लिट नहीं होते, और D और F जो हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं, आगे G भी स्प्लिट होता है। तो ये जो स्प्लिट्स जो एनर्जी टर्म्स हैं, ये जितने भी एनर्जी टर्म्स हैं हमारे पास में, चाहे S एनर्जी टर्म हो, P एनर्जी टर्म हो, D हो, F हो, ठीक है ना, ये सारे क्या है, एनर्जी टर्म्स होते हैं। और एक्सटर्नल फील्ड में ये स्प्लिट होकर के इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स देते हैं। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं, या आप कहें कि ये जो टर्म्स हैं स्प्लिट होने के बाद में जो स्टेट्स आपके दे रहे हैं, उन्हें हम जिन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं मूलिकन सिंबल, मूलिकन सिंबल्स। ठीक है, तो मूलिकन सिंबल्स बता सकते हो क्या होते हैं, कि ग्राउंड टर्म या एनर्जी टर्म स्प्लिट होकर के स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स में स्प्लिट हो जाती है, और उन्हें हम मूलिकन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन सिंबल्स के लिए अलग अलग अगर देखें कि ये जो टर्म्स हैं हमारे पास में ग्राउंड टर्म्स, जैसे कि S ग्राउंड टर्म हमारे पास में है, तो ये S ग्राउंड टर्म यहां पर मैं लिख देता हूं, ग्राउंड टर्म। ठीक है, ये किसी भी एटम के लिए हो सकती है या आयन के लिए हो सकती है। ठीक, दूसरी चीज है कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ये हम देते हैं किस चीज से, 2l+1 से। और एक होते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स। ठीक है, अब ये दो उनके लिए हो सकती है, दो तरह की ज्योमेट्री के लिए, एक हो सकती है टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, और एक हो सकती है ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया इस तरह से। और अब हम बात करेंगे कि ये किस किस तरह से अलग अलग उसमें जो ग्राउंड टर्म है वो कितने स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स में स्प्लिट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं S की। तो S टर्म अगर 2l+1 लें तो आपको मालूम है 2l की वैल्यू कितनी है, क्योंकि S है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, +1 +1 तो क्या हो गया, 2 × 0 = 0,
एंड 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट इसका होगा, और वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट इसका कहलाता है, टेट्राहेड्रल में अलग कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल में अलग कहलाएगा। तो टेट्राहेड्रल में इसको हम लिखेंगे A1, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल में लिखें तो इसे हम लिखेंगे A1G। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम P की बात करें तो P जो है वो भी डायरेक्शनल होता है, सभी तरफ से यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड इस पर लगेगा। यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स देख लेंगे, कितने कंपोनेंट्स हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय L की वैल्यू क्या होगी P के लिए, 1 होगी। सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब ये जो 3 कंपोनेंट्स होंगे ये स्प्लिट होते नहीं है, लेकिन इन तीनों कंपोनेंट्स को हम किससे बताते हैं, हम बताते हैं इसको, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है वो है इसकी T1, और अगर ऑक्टाहेड्रल में देखें तो T1G। तो ये दोनों जो हैं वो स्प्लिट नहीं होते। जबकि अगर हम यहाँ पर अब बात करते हैं D की, सो D तो 2 मल्टीप्लाइड बाय L की वैल्यू 2 होगी, प्लस 1, तो इसके लिए वैल्यू आएगी 5। ठीक है। तो ये दो टर्म्स के अंदर, या दो स्टेट्स के अंदर, सॉरी, दो स्टेट्स के अंदर स्प्लिट होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, E और T2। और ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, EG प्लस T2G। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही है कि जो G मैं यूज कर रहा हूं, ये G वो ऑक्टाहेड्रल में यूज कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल में यूज नहीं कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो उसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से वहां पर हम जी नहीं लिखते। जबकि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसलिए वो ग्रेडेड रहता है, इसलिए हम यहाँ पर जी को यूज करते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास डी के लिए आ गया। इसी तरह से अगर हम एफ ग्राउंड टर्म को, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि ये कैपिटल लेटर्स में है। ठीक है ना। जो ग्राउंड टर्म है, जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में ये स्प्लिट होती है तो इसे हम कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं। जबकि आप जब इस वाली टर्म को, जब डी ऑर्बिटल को अगर आप स्प्लिट करते थे तो हम क्या करते थे, स्मॉल ई का यूज करते थे। ठीक है ना। स्मॉल ई को यूज करते थे और स्मॉल टी को यूज करते थे स्मॉल लेटर्स के लिए, लेकिन ये आपके कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है। ये टोटल वैल्यू आ रही है, सभी जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके लिए हमने ग्राउंड टर्म निकाला है। ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन लेटर्स को भी, जो मोलिकन सिंबल्स के जो लेटर्स हैं इनको भी कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है। कई बार आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि वहां पे हम स्मॉल लेटर्स में लिखते थे और यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर एफ के लिए अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 7 है। तो 7 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, 7 कंपोनेंट्स होंगे इसके, अगर हम टेट्राहेड्रल में देखें तो A2 प्लस T1 प्लस T2। इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A2G प्लस T1G प्लस T2G। इसी तरह से F के बाद क्या आता है, G के लिए। तो G के लिए आप लिख दो, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय G के लिए L की वैल्यू होती है 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। और ये जो टर्म आपके पास में G के लिए होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी A1 प्लस E प्लस T1 और T2। और अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखेंगे तो A1G प्लस EG प्लस T1G प्लस T2G। H के लिए अगर देखें तो 2, H के लिए L की वैल्यू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। ये 11 हो गया। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी E प्लस 2T1 प्लस T2। 2T1 का मतलब है
दो टी है ना, दो T1। सो इसको अगर हम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के ले लें तो Eg प्लस 2T1G प्लस T2, और I के लिए लें तो I के लिए अगर आप लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। तो ये जो टर्म हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी ये हो जाएगी A1 प्लस E प्लस T1 2T2 प्लस A2 और अगर हम इसको यहाँ पे लें ऑक्टाहेड्रल के लिए तो ये हो जाएगा A1G प्लस EG प्लस T1G प्लस 2T2G प्लस A2G। ठीक है, सो इस तरह से ये आगे चलती रहेगी। तो मैं आपको केवल इतना ही बताता हूँ, ये तो आगे तक इंफिनिटी तक चलता रहता है और मेरे को इतना ही पता है। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको केवल कहाँ तक मिलेंगे, F तक मिलेंगे, और कुछ बुक में आपको G तक मिलेंगे, और कुछ बुक्स में आपको H और I तक भी मिलेंगे। तो आपको ये कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, और आपके जो एग्जाम्स हैं वहां पर भी किसी का भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट पूछ सकते हैं कि कितनी होती है। तो आप ये यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो कि ये कितनी होती है। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर सिंबल्स हमने देख लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स, जिन्हें हम ग्राउंड टर्म को स्प्लिट करके लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? आगे चलें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को, और वो ये है कि जैसे यहाँ पर कहीं तो हमने A यूज किया है, T यूज किया है, E यूज किया है, ये है क्या एक्चुअली? यहाँ पर जहां भी A यूज किया हुआ है इसका मतलब ये है कि वो सिंगलेट है, सिंगलेट। ठीक है, और अगर कहीं पर हमने और क्या यूज किया, T, तो T अगर यूज किया हुआ है तो वो क्या है, वो है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। और एक हमने यूज किया है E, तो E क्या है, E है हमारे पास डबलेट। ठीक, और जो 1 और 2 हमने यूज किए हैं, जैसे A2, T1, T2, ये जो 1 और 2 यूज किए हैं ये हमने ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिमेट्री हम देखते हैं, ठीक है ना, बोलेगा, तो वो सिमेट्री के लिए हमने लिया हुआ है। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा है। तो अगर आप इसको अगर हम बात करें तो हमने ये क्या बोला है, टी। सो टी का मतलब है ट्रिपलेट, इसीलिए पी ऑर्बिटल क्या होता है, 3 ऑर्बिटल से बनाता है, तो ये ट्रिपलेट है। ठीक है, एस ऑर्बिटल में ए आया, ए का मतलब है कि वो सिंगलेट है। ठीक, और अगर यहाँ पे ई को अगर हम देखें, ये ई आया है यहाँ पे, तो ई के लिए हम क्या कहें, वो डबलेट होता है। टी जो होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अब देखोगे ये जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एस के लिए ए हमने यूज किया मतलब सिंगलेट, पी के लिए 3 आया है कंपोनेंट्स तो T1। ठीक है, और यहाँ पर ये 3, ऐसे यहाँ पे 5 आया है तो ये E के लिए डबलेट होता है, T के लिए ट्रिपलेट होता है, तो डबलेट और ट्रिपलेट 5 हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे ये 1 और ये 3 प्लस 3 7 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 6, 6 और 3 9। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर जो ए और बी, सॉरी ए, ई और टी जो हमने यूज किए हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से समझ में आ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, नाउ अब जो हम बात करने वाले हैं, हमने ये स्प्लिटिंग क्यों पढ़ी है, एक्चुअली हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब वो बनते हैं और वहां पे जो हम ट्रांजिशन देखने वाले हैं और ट्रांजिशन से डिफरेंट डिफरेंट वो कलर्स शो करते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी टर्म्स हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स में स्प्लिट हो जाती हैं, कब, जब हम किसी लिगेंड को उसके पास में लेकर के आते हैं तो। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हमारे पास में एक तरह के डायग्राम्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेल डायग्राम्स। ऑर्गेल
डायग्राम्स। तो इनको हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हम पढ़ सकें और समझ सकें ऑर्गेल डायग्राम्स को। तो जो भी डिफरेंट एनर्जी टर्म, सर क्या कह रहे हो बेटा? कट गई थी तो मेरा सारा छूट गया। कौन बोल रहा है? क्या कह रहे हो बेटे? कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है? हनी बोल रही हूँ सर, मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से एकदम से क्लास कट गई थी सारी, वो 20 मिनट के बाद हुई स्टार्ट। बेटा रिकॉर्डिंग को आप लोगों को मैं सेट करूंगा, उस रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लेना, ठीक है? चलें करें आगे ऑर्गेल डायग्राम्स। तो ऑर्गेल डायग्राम्स को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो कि जो डिफरेंट एनर्जी टर्म्स का स्प्लिटिंग पैटर्न होता है विद द इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स, उसको हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करें तो उनको हम ऑर्गेल डायग्राम्स बोलते हैं। और ये इस ऑर्गेल डायग्राम को हम किस तरह से दिखाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर बाद में बताएंगे कि इसकी स्प्लिटिंग किस तरह से होती है और अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस में इसको कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको लेते हैं। ये जो डॉटेड लाइन में आपको दिखा रहा हूं ये तो है बेरी सेंटर। ठीक, इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, ये जो आपकी सॉलिड लाइन है ये शो कर रही है एनर्जी। ठीक, कि आप वहां पर जब हम लिगेंड फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा। ये वैल्यू है 0 किसके लिए? dq के लिए। सो dq 0, इधर हम जाएंगे तो भी बढ़ेगा और इधर हम जाएंगे तो भी बढ़ेगा। तो dq की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम वहां पर इसको किसी भी मेटल में लिगेंड्स को पास में लेकर आते हैं तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन ये जो दिखाई दे रही है ये स्ट्रेट लाइन है फॉर फ्री एटम या फ्री आयन। जो फ्री आयन है या फ्री एटम है इसको हम इस वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। अब मान लीजिए ये फ्री आयन के पास में अब हम क्या लेकर आते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं Fe3+ का, और अब मैं इसके पास में वाटर मॉलिक्यूल को लेकर के आता हूँ या वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच करता है। अब वाटर मॉलिक्यूल जब अप्रोच करेगा तो इसका जो ग्राउंड टर्म है Fe3+ के लिए वो ग्राउंड टर्म क्या होने लगेगा? स्प्लिट होने लगेगा। और क्योंकि ये d ऑर्बिटल की बात हो रही है तो d ऑर्बिटल का जो ग्राउंड टर्म आता है वो आता है d। ठीक है ना, और इस ग्राउंड टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, Eg और T2G। अगर हमने किसकी बात की है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात की है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसमें स्प्लिट हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर टेट्राहेड्रल के लिए बात करेंगे तो ये T2 में और ये E में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमको स्प्लिटिंग देखनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा? ये बेरी सेंटर से ऊपर की तरफ स्प्लिट होगा और यहाँ नीचे की तरफ। इसको आप बोल दोगे T2G, इसको बोल दोगे आप Eg। ठीक, ये कब है? जब हम बात कर रहे हो किसकी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, इसी तरह से डिवाइड होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। आपने पढ़ा होगा इस तरह से कि ये T2G सेट होता है जो नीचे होता है, ठीक है, और ये Eg सेट होता है जो इस बेरी सेंटर से ऊपर की तरफ होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको दिखा देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि जैसे जैसे यहाँ पर dq की वैल्यू बढ़ रही है या लिगेंड फील्ड बढ़ रहा है, मतलब अगर यहाँ पर इस तरीके से ट्रांजिशन हो कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ T2G से E में जाए तो इतनी एनर्जी,
डिफरेंस होगा, अगर यहां से जाता है तो इतना एनर्जी डिफरेंस होगा, यहां से जाता है तो इतना एनर्जी डिफरेंस होगा। ये जो एनर्जी डिफरेंस बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम वहां पर लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं का मतलब जो लिगेंड आप काम में ले रहे हो, जैसे कि Fe जो है अगर NH3 6 इस तरह से बनाता है 3+, और एक Fe जो है वो किससे बनाता है? वाटर के साथ में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस तरह से 3+। तो इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? अमोनिया या फिर वाटर? अमोनिया जो है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखोगे तो अमोनिया जो है वो क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाता है बजाय वाटर के लिए। तो ये जो ज्यादा आ रहा है वो किसके लिए हो जाएगा? अमोनिया के लिए, ठीक है ना। और अगर कम ये जो आ रहा है ये हो जाएगा वाटर के लिए, और भी कोई कम अगर होगा तो उसके लिए ये। तो जैसे जैसे आप यहां से लेफ्ट राइट इस तरफ मूव करोगे तो जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाता है, और वो बढ़ता किसकी वजह से जाता है? जो भी लिगेंड वहां पर इस मेटल के साथ में कंबाइन हो रहा है उसकी वजह से। वो जितना फील्ड वो करेगा उतना ही ज्यादा ये क्या होगा? उतना ही ज्यादा यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी एनर्जी की वो बढ़ती जाएगी, और एनर्जी की बढ़ती जाएगी वैल्यू तो वहां पर उतना ही शार्प पीक आएगा या उतना ही बड़ा पीक आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर ये बात है ऑक्टाहेड्रल की, अगर हम टेट्राहेड्रल को देखें तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है? टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है कुछ इस तरह से होती है, ये यहाँ पर, और ये जो T2G सेट होता है वो अपवर्ड होता है, और जो EG सेट होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना, इस वेरी सेंटर से। तो अगर यहां पर आप देखोगे तो इसको कैसे करोगे? इसको करोगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक। ये वाला सेट कौन सा हो जाएगा? ये जाएगा आपका T2, और ये वाला जो सेट है वो क्या हो जाएगा? E। यहाँ पर G मैंने नहीं लगाया है क्योंकि इसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? हम इसको यूज कर रहे हैं टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने G यूज नहीं किया है, ठीक है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। तो ये जो मैंने आपको बताया दिस वन, ये क्या है? ऑर्गल डायग्राम है। इससे आप अच्छे से अब समझ में आ गया कि इस ऑर्गल डायग्राम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर हम अलग अलग जो ग्राउंड स्टेट्स आपकी मिल रही हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, वो कैसे कैसे मिलती हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। करें? तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए? आपको ग्राउंड टर्म निकालना आना चाहिए, ठीक है। वो ग्राउंड टर्म निकालना आपको मैं सिखा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके पास में सारे के सारे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखता हूं, और फिर उनके लिए क्या ग्राउंड टर्म यूज करेंगे हम उस पर बात करेंगे। तो ये आपका D3, D4 और D5, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं हम D6, D7, D7, D8 और D9 और D10, ठीक है। अब इनके लिए हम ग्राउंड टर्म लेते हैं। तो देखो, D1 के लिए ग्राउंड टर्म क्या आएगी? कोई बता सकता है जिसको ग्राउंड टर्म्स पता हो? कैसे निकालते हैं? अभी इतना हमने LS कपलिंग से इतने दिन से हम पढ़ रहे थे ग्राउंड टर्म निकालना, और हमने निकाले भी थे टर्म सिंबल्स। तो टर्म सिंबल्स आप D1 के लिए टर्म सिंबल बताओ जरा। 2D। वेरी गुड। सो इसके लिए जो ग्राउंड टर्म होगा वो होगा 2D, ठीक है। ग्राउंड टर्म निकालने के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो है L2s+1, ठीक है। यहाँ जो J लिखते हैं वो फुल टर्म सिंबल के लिए लिखते हैं, यहाँ पे हमें J की वैल्यू की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमें जिस चीज की जरूरत है वो ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम निकालते कैसे हैं? तो उसको निकालते ऐसे हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को, जिनको नहीं पता है या जो भूल गए हैं, उनके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो इसके लिए वैल्यू होती है +2, इसके लिए वैल्यू होती है +1, ये होता है 0, ये होता है -1 और ये होता है -2, ठीक है। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे बेटा? 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया।
अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो L की वैल्यू है, ये जो L है ना, इस L की वैल्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पर L की, ये Ms की वैल्यू है ना, सॉरी Ml की वैल्यू है ना, ये Ml की वैल्यू है। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 2, और L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, D के लिए, तो D आ गया। अब बात है हमारे पास में 2s+1 की। तो 2s+1 का मतलब हो गया, 2s+1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन को हम किससे दिखाएंगे, s की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाफ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ये कट गया, सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, आसान है। अब इस 2+1 को थोड़ा सा और आसान कर सकते हो। देखो s की वैल्यू जो होती है आपके लिए वो क्या होती है, हाफ, और हम क्या लिख रहे हैं 2s, तो 2s का मतलब हो गया हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 1। ठीक है, ये 1, तो इसको हम मान सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो उस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर n s+1 की s+, 2s+1 है ना, 2s+1, ये n+1 के जैसा आप यूज कर सकते हो, तो फटाफट से निकल जाया करेगा आपके लिए। ये n की वैल्यू तो आपको पता होती है तुरंत ही, तो आप यहाँ पर इजीली रख सकते हो। तो चलो अभी हम बात करते हैं वापस इधर। तो अगर हम D2 इसके लिए निकालें, D2 के लिए, तो फटाफट बताओ क्या आएगी वैल्यू। D2 के लिए देखो, D2 है तो D2 का मतलब हो गया ये D2। ठीक है, तो ये +1 और +2 हो गया। L की सर वैल्यू, 3f। L की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लग दिया F, L की वैल्यू 3 है तो ये हो जाता है F, और D की वैल्यू क्या है 2, सो 2 है ना यहाँ पे, कहाँ गया ये, और 2 है, इसका मतलब ये है कि S की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2+1, तो 2+1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आप यहाँ रख दोगे इसका मल्टीप्लिसिटी 3। अच्छा, D3 के लिए आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अब ये हो गया आपका D3, ये D3। जल्दी देखो, L की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी क्योंकि इसके लिए तो 0 है, तो L की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, +2 और +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा F। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें 3, तो 3+1 इक्वल्स टू 4। यही बताया था ना n+1, बस जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उसको आप 1 में प्लेस कर दो, तो उस हिसाब से आपके पास में उसकी मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम D4 के लिए लें, तो D4 के लिए क्या हो जाएगा, अब देखो D4 ये D4 है, तो क्या लिखोगे, अब एक माइनस कर दोगे, तो एक माइनस करोगे तो 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो L की वैल्यू 2 है, 2 के लिए किसके लिए होती है, D के लिए, और है 4 इलेक्ट्रॉन, सो 4 + 1 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब अगर हम D5 के लिए लिख दें, तो D5 के लिए क्या आएगा, D5 के लिए, अब ये है D5, ये रहा D5। ठीक है, अब D5 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अब ये देखो +2 +1 -1 -2, ये तो क्या हो गए 0, तो L की वैल्यू क्या आई, L की वैल्यू आई 0। 0 किसके लिए होती है, S के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी को आप देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर चलते हैं वापस, D6 के लिए लो, तो D6 के लिए क्या आएगा, इस तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और फिल हम कर देंगे +2 में। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसके लिए तो वैल्यू आ गई थी 0, अब वापस से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो L की वैल्यू जो है वापस से क्या हो जाएगी 2। ठीक, और 2 हो जाएगी तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, L की वैल्यू को D, और यहाँ पर बाकी सब, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है ना, एक ये और एक ये, 4 हैं, तो n+1 बता दिया मैंने आपको, 4 + 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 5। ओके, नाउ D7 के लिए कौन बताएगा, यहाँ पर D7 कर दो ये। अब D7 कर दिया तो क्या आया, अब ये +2 और +1 दो ही तो हुए, और L की वैल्यू कितनी हो गई 2 + 1 3, 3 किसके लिए होता है, F के लिए, तो आप यहाँ पे लिख दो ये F के लिए। ठीक है, और 2s+1 को आप यहाँ देखोगे तो 3 मल्टीप्लीके वो है इसके, तो 3 + 1 इक्वल्स टू 4।
ठीक है, तो ये आपके पास में है 4। नेक्स्ट D8 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, D8 के लिए लिखेंगे इस तरह से हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, ये सेम वही F ही आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचे हुए हैं, 2, 2 + 1 = 3। सो ये आपका D इसके लिए आ जाएगा 3। 9 के लिए देखेंगे तो 9 का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और फिल कर देंगे। तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 था, ये +2 + 1 और -1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब हुआ D। 2 का मतलब कितना हुआ, D। ठीक है, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो n + 1 = 2। उसके बाद आपके पास D10। D10 में सब कुछ भर जाएगा ये। तो पहले सेट के लिए भी दूसरे सेट के लिए भी ये ml की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो l की वैल्यू 0 = s, और यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 2s + 1 की, कौन बताएगा। सर 1। 1, वेरी गुड, 1। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, सभी क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। और सभी पेयर्ड हो गए तो n + 1 से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू तो 0 है n की, तो केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये 1। तो अभी अभी आप सब लोगों को ग्राउंड टर्म निकालना आ गया, ठीक है, जो हमने पहले भी देखा था, लेकिन अब वापस आपने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ रिलेशन आपको नजर आ रहा होगा। क्या रिलेशन आ रहा है, देखो ये टर्म्स तो स्प्लिट होते नहीं है। जो D10 और D5 जो हैं वो नहीं स्प्लिट होते। क्यों स्प्लिट नहीं होते, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, S आ रहा है, और S ऑर्बिटल अगर कहीं पर भी है तो वो स्प्लिट नहीं होता। तो इसके लिए ऑर्गल डायग्राम हम नहीं लेते। D5 और D10 इन दोनों के लिए ऑर्गल डायग्राम्स नहीं लेते, क्योंकि इनके लिए कोई भी टर्म स्प्लिट हो नहीं रही। अब बात आती है हमारे पास यहाँ, तो यहाँ पर आप देखो कि D1, यहाँ पे मैं बात करूं कि D1 और D6, D4 और D9, इनके लिए जो टर्म है वो है हमारे पास में D। देखो यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है, D9 के लिए भी D है और D6 के लिए भी D है। मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि D1, D6, D4 और D9, इनके लिए जो टर्म आती है वो क्या आती है, D। और जो आपके पास में टर्म है D2, ये जो बचा है ना आपके पास में D2, D3, D7 और D8, इनके लिए जो टर्म आएगा ग्राउंड टर्म वो आएगा F। ये देखो यहाँ पे इसके लिए भी F है, इन दोनों के लिए, और इन दोनों के लिए भी F। तो हमने यहाँ पर अलग अलग इसको लिख लिया। ठीक है, एक रिलेशन आपको इससे और नजर आएगा, वो क्या, उस पर भी हम थोड़ी बात करते हैं। देखो यहाँ पे D1 में देखो, ये D1 में 2D हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है, और D9 में भी क्या है, 2D स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। सो D1 और D9 क्या देते हैं, 2D। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। अच्छा, तो D1 D9 हो गया हमारे पास, और हमारे पास में जो कौन सी टर्म है, D4 और D6, ये क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं हमारे पास में 5D। ये है हमारे पास 5D, ये 5D। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि D4 और D6 आपके को देते हैं D5। ठीक, ये D वाली। और बाकी की अगर आप इसमें देखो कि D2 क्या देता है, 3F, और 3F कौन दे रहा है, D8। ये D8 दे रहा है ना, 3F। तो D2 और D8 ये टर्म देते हैं आपको 3F। और फिर कौन बचा हमारे पास में, बचा D3, ये D3 और D7। ये कौन सी टर्म दे रहे हैं, F4। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारे पास में ये आया, जहां पर हमने देखा कि DD कौन देता है और F कौन देता है।
और दूसरा रिलेशन हमारे पास में आया कि सेम मल्टीसिप्लिटी के कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दे रहे हैं। तो D1 और D9 जो है वो 2D दे रहे हैं, D4 और D6 5D दे रहे हैं, D2 और D8 3F दे रहे हैं, और D3 और D7 4F दे रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? नाउ अगर आपको क्योंकि ये देखो, ऑर्गल डायग्राम्स को करने के लिए पहले आपको ये रिलेशन समझना जरूरी है, ठीक है ना? अगर आप इस रिलेशन को समझ पाओगे तभी ऑर्गल डायग्राम को बना पाओगे। अब मैं जो दूसरी चीज आप लोगों को बताने वाला हूं वो ये होल फॉर्मुलेशन। होल फॉर्मुलिज्म एक हमारे पास में होल फॉर्मुलिज्म, ये होल फॉर्मुलिज्म क्या होता है? देखो D1 और D9 को देखो, D1 और D9 को देखो, तो यहां पर इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं यहां पर D1 के लिए, D1 के लिए क्या लिखा जाएगा? D1 के लिए लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, और ये D9 के लिए। जब हमारे पास D1 है तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इस तरह से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में प्रेजेंट है अनपेयर्ड। ठीक, अब हम यहां पर बात करते हैं D9 को हम कैसे लिखेंगे? D9 को लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी लग रही है आपको? सिमिलैरिटी ये है कि यहां पर आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहां पर आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से यहां पे जो दोनों के लिए जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट आ रहा है वो क्या आ रहा है? D2 आ रहा है। ये हमने जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट निकाला है। ठीक, ओके। अब यहां पर एक चीज और, जब हमारे पास में एक रिलेशन होता है Dn और एंड D10 माइनस n, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड। तो देखो हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी और यहाँ पर हमने Dn माइनस n की वैल्यू 1 रखे, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सो इसलिए हमारा D1 और D9 एक रिलेशन में। लेकिन यहाँ एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी, या हम देखते हैं क्या, कि जो D1 है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर आप देखोगे तो यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास होल फॉर्मुलिज्म क्या होता है? होल फॉर्मुलिज्म हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर हो हाफ फील्ड से ज्यादा मतलब D6 D5 तक तो हाफ क्या होंगे, सब यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अगर आपके पास में हाफ फील्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में होंगे तो क्या होगा, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हम जब टर्म सिंबल निकालेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखो D1 के लिए निकालेंगे तो सिंपल है, लेकिन D9 के लिए निकालेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एक और नई चीज ऐड की गई कि यहाँ बजाय इन इलेक्ट्रॉन्स के निकालने के हम यहाँ पर एक होल के थ्रू इसको डिनोट करेंगे। ये देखो यहाँ एक होल खाली है, एक जगह खाली है, ठीक है ना, एक होल है या एक वेकेंट जगह है। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन क्या हो गया, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन है और D9 में क्या है, एक होल है, तो दोनों में क्या चीज है, एक कॉमन है, 1। ठीक, इसमें D1 में क्या है, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ D10 में जो है वो किसको कंसीडर कर रहे हैं, होल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब आप D1 के लिए ऑर्गल डायग्राम निकालोगे और D9 के लिए ऑर्गल डायग्राम निकालोगे तो दोनों के लिए जो ऑर्गल डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, अपोजिट आएगा। अपोजिट क्यों? अपोजिट इसलिए आएगा क्योंकि एक तरफ हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरी तरफ हम निकाल रहे हैं किसके लिए, जो वेकेंट स्पेस है होल, उसके लिए।
ठीक है, तो एक चीज आप लोगों को ये यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक रिलेशन बन जाएगा कि D1 का रिलेशन है किसके साथ में, D9 के साथ, और D2 का रिलेशन किसके साथ में है, D8 के साथ, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 वैकेंट, अगर D8 की बात करें तो यहाँ 2 वैकेंट होल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम D3 की बात करें, D3 की, तो D3 किसके साथ में वो दिखाएगा, D3 दिखाएगा D7 के साथ। ऐसे ही अगर हम D4 की बात करें तो D4 किसके साथ दिखाएगा, D6 के साथ। बस, ठीक है, और यही रिलेशन मैंने आपको यहां पर ऊपर बताया था, ये जो रिलेशन है ना ये वाला, जहां पर हमने देखा कि D1 D9 के साथ, D2 D8 के साथ, D4 D6 के साथ, D3 D7 के साथ सेम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट देते हैं। ठीक है, ये क्यों आया वो मैंने अभी आपको बता दिया, रिलेशन भी बता दिया कि जो रिलेशन है वो इनमें क्या होता है, Dn एंड D10 माइनस n, और अगर P के लिए निकालते हैं सो Pn एंड P6 माइनस n, ये एक रिलेशन हमारे पास में आता है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने क्यों आया है, क्योंकि हम यहाँ पर होल की तरह बात करेंगे और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे जब हम D1 में बात करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ में आ गई, ऑर्गल डायग्राम कैसा दिखता है, सिंबॉलिक, वो आपको समझ में आ गया। कल हम बात करेंगे इनके रिलेशंस की, कि ये D1 D9 में जो रिलेशन है वो किस तरह से एक दूसरे के अपोजिट स्प्लिट होगा, और यहाँ पर जो D1 D6 D4 D9 जो है वो D टाइप के स्प्लिटिंग कैसी होगी, और जो F जो हमारे पास में जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है या ग्राउंड टर्म है उसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी कि जो स्प्लिटिंग है हम किस किस की पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे D की और F की। ठीक है, तो D की जो स्प्लिटिंग होती है वो 2 सेट्स में होती है, और F की जो स्प्लिटिंग होती है वो 3 सेट्स में होती है। ये आपका A2, ये आपका T2 और ये आपका T1। ये G आप लगा दो अगर आप ऑक्टाहेड्रल के लिए ले रहे हो, और टेट्राहेड्रल के लिए ले रहे हो तो ये नहीं लगाओगे। तो इन दोनों की जो स्प्लिटिंग है D की और F की, इसके बारे में हम बात करेंगे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, और साथ में ये देखेंगे कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से स्प्लिटिंग करता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ऑर्गल डायग्राम सिर्फ और सिर्फ जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दिखाते हैं। ऑर्गल डायग्राम कौन देता है, सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। हाई स्पिन का मतलब हो गया जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो देखो जो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स